एफआईज डीआईज का डेटा पढ़ते हैं और देखते हैं कि कल एफआईज ने किस मोमेंटम के साथ सेलिंग की है। सेलिंग तो रोज ही चल रही है, लेकिन कल की सेलिंग का फिगर क्या है वो देख लेते हैं, और डीआईज की बाइंग का फिगर क्या है वो भी देखना होगा। तो एफआईज की जो सेलिंग थी वो कल 2300 करोड़ रुपए की थी, और डीआईज की बाइंग जो थी वो 2027 करोड़ रुपए की थी। तो जो एक 4 या 5 हज़ार करोड़ रुपए की जो के बीच में जो उनकी सेलिंग चल रही थी उसको कल थोड़ा सा कम हुआ है, मोमेंटम कम हुआ है 2300 करोड़ रुपए। और डीआईज की बाइंग 2000 करोड़। तो डीआईज वर्सेस एफआईज फिर लौटते हुए, जिसमें कि अभी भी डीआईज पीछे हैं, लेकिन एफआईज और डीआईज का जो अंतर है वो थोड़ा कम हो रहा है। ये मार्केट के लिए शायद हेल्दी साइन बन जाए। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से ट्रेड कर रही हैं। तो डाउ तो कल अच्छा बंद हुआ, 304 अंक बढ़कर करीब 0.25% बढ़ा है। शंघाई फ्लैट है ऑन द नेगेटिव साइड। हैंसेंग में करीब 0.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निकाई करीब 0.5% गिरा हुआ है। कोस्पी में करीब 1% की गिरावट है। तो सारे ही एशियन जो मार्केट्स हैं वो ज़्यादातर रेड में चल रहे हैं। हालांकि अमेरिकन मार्केट्स में अपनी अच्छी एक चाल पकड़े हुए, क्योंकि हमने देखा कि अमेरिका में जब से ट्रंप जीते हैं उसके बाद से और ज़्यादा जो मार्केट को लेकर वहाँ पर पॉजिटिविटी आई है वो एक अलग ही रूप ले रही है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट एक बार शुरू करते हैं। आज के जो टॉप गेनर्स हैं उस लिस्ट में देखें तो जो काउंटर हैं वो है हिंदुस्तान नेशनल ग्लास। ये करीब 417 रुपये चल रहा है, 15% ऊपर है। न्यूलैंड लैब करीब 13%। त्रिवेणी टर्बाइन करीब 10%। अच्छे रिजल्ट्स आए थे। लोधा डेवलपर 7.25%। जुबलेंट फूड आफ्टर रिजल्ट्स इस पर भी 7.25% का अब देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं ऑन द नेगेटिव साइड कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर कि आपको प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है आज के सत्र में, डिस्पाइट द फैक्ट कि मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है। EMIL करीब 8.5% नीचे है। SG इंफ्रा करीब 6.5%। रेट गेन करीब 6%। पावर इंडिया करीब 5%। और बोरोसिल न्यू ग्लासेस करीब 5%। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहां पर कि थोड़ी वीकनेस देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वीकनेस एक और पॉकेट में कल देखने के लिए मिली थी, वो थी कमोडिटी की प्राइसेस। कमोडिटी में कल हमने इंटरनेशनल मार्केट में एक तेज फॉल आते हुए देखा, और सोना, चांदी, क्रूड ऑयल सभी 2 से 3% तक की रेंज में गिरते हुए दिखाई दिए। क्रूड ऑयल तो अब 67 की रेंज पर ट्रेड कर रहा है, और WTI जो ब्रेंट क्रूड है वो $71। तो यहाँ पर एक $67 और एक $71 पर ट्रेड कर रहा है। और अगर हम गोल्ड की कीमतें देखें तो कल MCX पर गोल्ड करीब 2000 रुपये, चांदी भी करीब 2000 रुपये गिरती हुई दिखाई दी। विनीत सर, ये जो कमोडिटी गिर रही हैं, एक जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न बन रहा है कि ट्रंप आ जाएंगे, चाइना पर ट्रेड टैरिफ लगाएंगे, इंडिया में भी इन्फ्लेशन कम इजीली नहीं हो रहा है, जो खाने पीने की चीज़ें वो काफ़ी महंगी हो गई है। सर कैसे देख रहे हैं? कम से कम कमोडिटी से शुरुआत तो हो रही है गिरने की। क्या ये कमोडिटीज़ और गिरेंगे, और कमोडिटी स्टॉक्स में क्या करें? देखिए, आपके जो इनको तीन बास्केट में हम बांट सकते हैं। आपके प्रेशियस मेटल्स, नॉन फेरस और फेरस। राइट। अगर आप प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो इट वाज अ ट्रेड अगेंस्ट द वॉर्स दैट वर गोइंग ऑन। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो हो रहा था, जियो पोलिटिकल कंसर्न जो आ रही थी, और एंड शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड अवे फ्रॉम द डॉलर। अगर आप देखोगे तो सब लोगों ने ट्रम्प के स्ट्रॉन्ग स्पीच के बाद में ये बोला है कि हम डॉलर में ट्रेड जारी रखेंगे। उनको कोई आपत्ति नहीं है। स्पेशली रशिया ने ये चीज बोली है कि वो ऑयल ट्रेड करने को तैयार है डॉलर में। तो ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं आपके, तो जो कंसर्न रहता है ऑन ग्लोबल कंसर्न्स के बहुत ही विकट परिस्थिति हो जाएगी, वो थोड़ा बहुत थम गया, नंबर वन। इसलिए आप देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में सेलिंग आ रही है। कॉपर इत्यादि आइटम में इसलिए सेलिंग आ रही है क्योंकि चाइना का जो स्टिमुलस है वो तो अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। एंड जो ओवरऑल जो नेगेटिविटी है मार्केट में, वो फिलहाल अभी जारी है। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा। और ये जो उस दिन की लो बनी थी ना, जिस दिन ट्रम्प गैप अप ओपन होके मार्केट चली थी, जी। अगर वो गैप फिल करता है तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत जो सेंटिमेंट बना था मार्केट में जी। वो वहां से नेगेटिव हो सकता है। जी।
तो ये थोड़ा सा कमोडिटीज़ पर सर ने आउटलुक दिया है कि किस तरह से आपको कमोडिटीज़ को देखना चाहिए। आज एक इम्पॉर्टेंट डेटा भी है, ओपेक की एक मंथली रिपोर्ट आती है, वो भी आनी है। दिसंबर से उन्होंने आउटपुट बढ़ाने की बात की थी। अब ये देखना होगा कि जब क्रूड ऑयल गिर रहा है तो उनकी रिपोर्ट क्या बोलती है और आगे उनका किस तरह का आउटलुक रहता है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है दुनिया भर के देशों के साथ, वो $785 बिलियन के लेवल पर पहुंच चुका है पहले 10 महीनों में, यानी कि अक्टूबर तक का ये डेटा है। और चाइना एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस साल के अंत तक वो $1 ट्रिलियन यानी कि 1000 बिलियन डॉलर तक का ट्रेड सरप्लस अपना लेकर जाएंगे। विनीत सर, जिस तरह से चाइना आज भी एग्रेसिव है और ट्रेड सरप्लस इतना अच्छा मेंटेन कर रहा है, तो चाइनीज़ इकोनॉमी उतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रही? एक्सपोर्ट तो अच्छे चल रहे हैं, पूरी दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा कोई ऐसा देश होगा या बहुत सारी ज्योग्राफीज मिला के, बड़ी बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, उनके ट्रेड सरप्लस नहीं होंगे $785 बिलियन। तो देखिए, चाइना की स्ट्रेटेजी को आप समझने को देखिए, वो वर्ल्ड का रिसोर्सेज कब्जाना चाहते हैं। तो वो वर्ल्ड में उनकी यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ उनका है ना, देखो, एक तो उनका एक डोमेस्टिक मार्केट है जो बहुत ही अलग है फ्रॉम द एक्सपोर्ट लेड ओरिएंटेड मार्केट। और वो उनके डोमेस्टिक मार्केट में काफी रियल एस्टेट में काफी फॉल वगैरह होने के कारण वो सब थम गया है। उधर कोई प्रगति नहीं है, उधर जॉब लॉसेस मैसिव है। ऐसे 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 ऐसी चीजें हो गई कि 30-40 साल वाले पीएचडी के लोग फूड डिलीवरी कर रहे हैं। तो उधर है ना, उनको लोकली कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो वो लोग ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में अपना मेंटेन करें ताकि उनकी ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स ना हो जाए, और वो कोई भी भाव में बेचते हैं मार्केट में, जस्ट टू कीप देयर देयर थिंग्स अलाइव एंड गेन ग्लोबल मार्केट शेयर। तो ये जो है वो वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। और उन्होंने क्या किया है कि विद विथ यूएस उनका ट्रेड जो है ना वो हार्डली 550 बिलियन है। तो उसके बावजूद यूएस के साथ भी ट्रेड कम करने के बावजूद भी वो लोग लो प्राइसेस में बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने काफी अच्छी एक होल्ड बना के रखी है ग्लोबल मार्केट्स में एक्स यूएसए। और ये इज नॉट गुड फॉर जनरल मार्केट्स, क्योंकि सब जगह के लोकल प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। तो हमें लगता है कि ये जो ट्रेंड है इज नेगेटिव। एंड इससे आप देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस कम 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 होते जा रहे हैं। जी सर, तो ऐसे में जो ग्लोबल जो टेक्सटाइल कंपनीज हैं, लाइक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी जो ग्लोबल फुटप्रिंट्स रखती हैं, अपने एक्सपोर्ट करती हैं, इन कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर चाइना के साथ ट्रम्प ट्रेड वॉर शुरू करते हैं? क्या उनका एक्सपोर्ट घटेगा, हमारा बढ़ेगा, या किस तरह से सोचें इस चीज़ को? देखिए, दो चीजें हैं कि जो केमिस्ट्री है अमेरिका की और रादर ट्रम्प की ट्रम्प के रेजिम की और इंडिया के साथ, वो बहुत अच्छी है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो काफी पॉजिटिव रहने वाली है। और ऑल्दो ट्रम्प इज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, नेगोशिएट टफ करते हैं, हमें लगता है कि जो सैंक्शंस वो चाइना पे लगाएंगे उसे भारत को जरूरी फायदा होगा। और बांग्लादेश में आप जो स्थिति देख रहे हैं उसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत सारा इंडिया को फायदा होने वाला है। जी, एक दर्शक हैं सर, अंकित मेहरा जी, वो सवाल पूछ रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल, उनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 594 के, पूछ रहे हैं कि मैं 5 साल भी होल्ड कर सकता हूं, लेकिन क्या करूं, प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी रखना है उनको? सर, जिस तरह की मार्केट की सिचुएशन है, आपको लगता है कि ये जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं इनके 3 से 6 महीने एटलीस्ट आउटलुक कुछ ठीक होने वाला है, या इनका जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक आ पाएंगे? देखिए, ओवर जहां तक वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में ना, तो ब्रोकरेज स्टॉक्स फायदा करते हैं, ब्रोकर्स ओके। पैसे बनाते हैं। तो इस टाइम पे हमें लगता है कि थोड़ा बने रहना चाहिए मार्केट में। और आप थोड़ा सा ध्यान केयरफुल वॉच करें। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर नीचे में वो जो क्रिटिकल लेवल्स है वो टूटते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके आप नीचे में वापस ले सकते हैं। ओके।
बिल्कुल। तो अभी प्रॉफिट बुक करके अंकित जी आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिए और फिर नीचे आएगा शेयर तो आप उस समय दोबारा प्लस कर सकते हैं, ये आपके लिए राय है। कुछ और सर काउंटर हैं। अगर एक कंपनी है सर आशापुरी गोल्ड, इसको कल टाइटन से ऑर्डर मिला है। अगर आप इस कंपनी को ट्रैक करते हैं, बहुत छोटी कंपनी है लेकिन इसको पहले भी टाइटन से ऑर्डर मिल चुका है ज्वेलरी बनाने का। तो ऐसी कंपनी है, आज अपर सर्किट लगा हुआ है। अगर ऐसी कंपनियों को टाइटन जैसी बड़ी कंपनी से ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर मिलता है तो ये आगे भी ऑर्डर ले पाएंगी दूसरी कंपनियों से, ये माना जाए। और ये भी माना जाए कि ऑर्डर इनके लिए लाइफ चेंजिंग का काम कर सकता है। अभी काउंटर तो कुल 8.5-9 रुपये ही चल रहा है। नहीं, इट्स अ डेफिनेट। और टाइटन से ऑर्डर मिलती है तो सब ब्रोकर्स, सब चेन से ऑर्डर मिलेंगी। ये आशापुरी जो स्टॉक आपने बताए काफी अच्छी साइन है, तो ये आप होल्ड करके रख सकते हैं। ओके सर, एक काउंटर है आरवीएनएल, इसको कल एक ऑर्डर मिलने की बात हो रही है, वो है 295 करोड़ का। ये L1 बिडर बना है एक रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। कैसे देख रहे हैं सर आरवीएनएल को ओवरऑल? मैं इस ऑर्डर के साथ साथ इसको ओवरऑल कंपनी पर आउटलुक जानना चाहता हूं। देखिए, अगर आप आरवीएनएल देखेंगे ना तो अ, एक सेकेंड, जी प्लीज होल्ड ऑन 1 सेकेंड। अरे यार, अच्छा देखिए, रेलवे स्टॉक्स में काफी करेक्शन हो चुकी है और हम बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं उसमें। लेकिन इशू क्या है कि इनके वैल्यूएशंस अभी भी काफी हेल्दी है। तो हमें लगता है कि वो इस लेवल्स पे आपको बाइंग को एंटाइज करेंगे। ऑर्डर वॉर्डर एक छोटा सा ऑर्डर है 295 करोड़ का, और वो भी कंसोर्शियम में जाएगा। तो ये जो काम करेंगे उसका सप्लाई भी ये द फ्रंट ऑफ द कंसोर्शियम है, तो बिलिंग सारी आरवीएनएल में होती है। तो ये एचएफसीएल को ज्यादा बेनिफिट है इस ऑर्डर का। तो मैं ओके नहीं मानता कि इसमें आरवीएनएल को ज्यादा फायदा हो रहा है। एक्चुअली ज्यादा फायदा एचएफसीएल को हो रहा है इस ऑर्डर में।